ऐसे अवसरों पर उनके मन को संतुलित रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक हो जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था, अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। मेरा अधिक समय इसी आयास में बीतता है कि उनका बढ़ा हुआ चरण पीछे ना हट जाए। बहुत परिश्रम पड़ता है इसमें। मुस्कुराने का प्रयत्न करती है। तुम ऐसा नहीं समझती? मल्लिका कहती है, मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं जानती। प्रियंकु कहती है, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में ही रही हो। उठ खड़ी होती है। मल्लिका भी उठने लगती है तो कंधे पर हाथ रखकर वह उसे बिठा देती है। बैठी रहो। निचले होंठ को थोड़ा चबाती हुई टहलने लगती है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ का कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ। यह इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव ना हो। उससे कई बार बहुत क्षति होती है। वे व्यर्थ में धैर्य खो देते हैं, जिसमें समय भी जाता है, शक्ति भी। उनके समय का बहुत मूल्य है। मैं चाहती हूँ उनका समय उस तरह नष्ट ना हुआ करे। मल्लिका के सामने आकर रुक जाती है। इसलिए मैं यहाँ से कुछ अपने साथ ले जा रही हूँ। कुछ हरिण श्रावक जाएंगे, जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ की औषधियाँ उद्यान के क्रीड़ाशैल पर तथा आसपास के प्रदेश में लगवा दी जाएंगी। हम यहाँ के से कुछ घरों का भी वहाँ निर्माण करेंगे। मातुल और उनका परिवार भी साथ जाएगा। यहाँ से कुछ अनाथ बच्चों को वहाँ ले जाकर हम शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ इससे अंतर पड़ेगा। फिर टहलती हुई प्रकोष्ठ के दूसरे भाग में चली जाती है। देख रही हूँ तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में है। इसका परिसंस्कार आवश्यक है। चाहो तो मैं इस कार्य के लिए आदेश दे जाऊंगी। उज्जैनी के 2 कुशल स्थपति हमारे साथ आए हैं। क्यों? मल्लिका उठकर उसकी ओर आती है। मल्लिका कहती है, आप बहुत उदार हैं, परंतु हमें ऐसे ही घर में रहने का अभ्यास है, इसलिए असुविधा नहीं होती। प्रियंकु कहती है, फिर भी चाहूंगी कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए। उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ भी संबंध रहा है। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन के निर्माण का आदेश दिया है। स्थपतियों से कहा है कि वे उज्जैनी से संलक्षण शिलाएं लाकर कार्य आरंभ करें। खेद है कि कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मल्लिका विमूढ़ सी उसकी ओर देखती रहती है। मल्लिका कहती है, मैं। प्रियंकु पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। प्रियंकु कहती है, हाँ, इसमें बाधा क्या है? यहाँ तुम किसी ऐसे सूत्र से तो बंधी नहीं हो कि। मल्लिका कहती है, मेरी माँ यहाँ है। प्रियंकु कहती है, यह कोई बाधा नहीं। तुम्हारी माँ के भी साथ चलने की व्यवस्था हो सकती है। हमारे स्थपति इस घर का परिसंस्कार करते रहेंगे। तुम वहाँ मेरे साथ मेरी संगिनी के रूप में रहोगी। मल्लिका के चेहरे पर आहत अभिमान की रेखाएं प्रकट होती हैं, परंतु वह अपने को दबाए रखती है। मल्लिका कहती है, क्षमा चाहती हूँ, मैं अपने को ऐसे गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती। प्रियंकु कहती है, परंतु मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक की अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने से पहले राज्य के 2 अधिकारी यहाँ आए थे। होठों पर फिर विदग्ध मुस्कान आ जाती है। मैंने उन्हें औपचारिकता के लिए ही नहीं भेजा था। तुमने उन दोनों को देखा है? मल्लिका उसका अर्थ समझने का प्रयत्न करती हुई अनिश्चित सी उसकी ओर देखती रहती है। मल्लिका कहती है, देखा है। प्रियंकु कहती है, तुम उनमें से जिसे भी अपने योग्य समझो, उसी के साथ तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। दोनों योग्य अधिकारी हैं। मल्लिका कहती है, देवी। भोजपत्रों को पक्ष से सटाए कुछ पग आसन की ओर हट जाती है। प्रियंकु मंजरी उसे सीधी दृष्टि से देखती हुई धीरे धीरे उसके पास चली जाती है।
प्रियंगु कहती है, संभवतः तुम दोनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती, परंतु राज्य में ये दो ही नहीं और भी अनेक अधिकारी हैं। मेरे साथ चलो, तुम जिससे भी चाहोगी। मल्लिका आसन पर बैठ जाती है और रूंधे आवेश से अपना होंठ काट लेती है। मल्लिका कहती है, इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए।